अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम इनर शेल ट्रांजिशंस एंड एक्स रेज के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको इनर शेल ट्रांजिशंस और प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस एक्स रेज को डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल ट्रांजिशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि शेल से मुराद है कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक अंडा होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको शेल कहा जाता है। और ट्रांजिशन से मुराद होता है कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाया जाए तो इस प्रोसेस को ट्रांजिशन कहा जाता है। यानी कि हम इनर शेल ट्रांजिशंस में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मौजूद शेल्स हैं उनके अंदर ट्रांजिशंस कैसे होती हैं और इन ट्रांजिशंस की वजह से हमारे पास एक्सरेज कैसे आती हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से क्या मुराद है। तो सुनिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम में एटम की तस्वीर बनी हुई है जिसके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ शेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेल से मुराद खौल होता है। इसी तरह से बहुत से शेल्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एनर्जीज के एक एटम में, और इन सब शेल्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब शेल्स को नाम दिए जाते हैं 1, 2, 3 या 4, या फिर इन्हें कहा जाता है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। और सुनिए, जो सारे के सारे शेल्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक होते हैं, यानी कि इनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है जो कि न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है वो के शेल है। तो के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड से मुराद ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत मजबूती से फिक्स होते हैं अपने इस शेल में, यानी कि उन्हें इस शेल से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स, जो आउटर शेल्स हैं, यानी कि जैसे जैसे हम दूर होते जाएं न्यूक्लियस से, वैसे वैसे जो शेल्स हैं वो आउटर शेल्स कहलाते हैं। तो ऐसे आउटर शेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन है, एम है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। यानी कि अगर हमने इन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। तो सुनिए, जो इनर शेल्स और आउटर शेल्स हैं इनके दरमियान में ये फ़र्क इसलिए है कि जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन की फोर्स महसूस होती है न्यूक्लियस की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स महसूस होती है अपने ऊपर। तो समझिए, जो आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको चूंकि बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको आयनाइज करने के लिए, यानी कि एक एटम में से बिल्कुल इनको निकालने के लिए, या फिर इनको एक एक्साइटेड स्टेट यानी कि अपने से ऊपर मौजूद शेल में ले जाने के लिए बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें। इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि अपने शेल से ऊपर वाले शेल में जाएगा, उसके बाद जब वो अपने ग्राउंड लेवल पे आएगा, यानी कि जो उसका अपने वाला शेल था उसमें वापस आएगा, तो वो कुछ
एनर्जी को एमिट आउट करेगा फोटॉन्स की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि फोटॉन्स हम जानते हैं कि फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए काम देते हैं। तो ऐसे फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं इन ट्रांजिशंस के दौरान। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोटॉन्स एमिट आउट होते हैं ये फोटॉन्स कहलाते हैं एक्स रेज। तो एक्स रेज को अगर हमने खुद से प्रोड्यूस करवाना हो तो उसके लिए तरीका होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जिन एटम्स में से एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाना हो तो उनके ऊपर हाई वेलोसिटी के और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया जाता है। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, यानी कि इनको टकराते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल्स में से ये निकाल देते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाथ ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस रास्ते से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन हमने बम्बार्ड करवाया इस एटम के ऊपर, तो वही वाला इलेक्ट्रॉन इस इनर शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन से जब टकराया तो इसका अपना पाथ भी चेंज हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका अपना पाथ चेंज हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन, ठीक है। और जिस इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट किया, यानी कि निकाला उसके शेल में से, उसकी डायरेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इजेक्टेड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, चूंकि जो हाई लेवल्स हैं हमारे पास, यानी कि जो आउटर शेल्स हैं वहाँ पे चूंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह फिल की हुई है, यहाँ पे कोई वैकेंसी मौजूद नहीं है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इनर शेल से ये कोई और वैकेंसी को फिल नहीं कर पाएगा और ये एटम में से निकल जाएगा। जब ये एटम में से निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे कलर करूँ कि ये हमारे पास एक वैकेंसी बन गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक वैकेंसी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हमारे पास आउटर शेल्स हैं एक एटम के, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और जब वो इस शेल के अंदर जंप करेंगे उस वैकेंसी को फिल करने के लिए तो डिफरेंट एनर्जीज एमिट आउट करेंगे फोटॉन्स की सूरत में, और उन हाई एनर्जी फोटॉन्स को फिर कहा जाता है एक्स रेज। स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को हम डिटेल से देखते हैं इस पिक्चर में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हुई थी, ठीक है, जिसको यहाँ पे इस सर्कल से मैं शो करूँ कि हमारे पास वैकेंसी क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। कि देखें, ये हमारे पास है के शेल, ठीक है, जिसमें वैकेंसी पैदा हुई, इसी के साथ मौजूद है एल शेल और उसके ऊपर मौजूद है एम शेल, ठीक है। तो सुनिए, जहाँ पे हमारे पास के शेल में वैकेंसी पैदा हुई है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं इसको फिल करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जो एम शेल है, ठीक है, जहाँ पे आप ये पॉइंटर को देख रहे हैं कि यहाँ पे एम शेल से डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है के शेल में। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले हमारे पास एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आए के शेल में, और जब एल शेल में से के शेल में जंप करके आएगा इलेक्ट्रॉन तो एल शेल में वैकेंसी होगी, और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर एम शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा एल शेल में। तो सुनिए, यूं आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे फर्स्ट मेथड जो है जिसमें सिर्फ जिसमें एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा के शेल में, तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फोटोन एमिट होगा। जबकि उसके मुकाबले में जो सेकंड मेथड है जिसमें हमारे पास एल शेल से पहले के शेल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो तब हमारे पास एक फोटोन एमिट आउट होगा, और जब एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एल शेल में आने के लिए तब दूसरा फोटोन एमिट होगा। तो इस प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल फोटोन एमिशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों मेथड्स में से कौन सी ट्रांजिशंस हो इन शेल्स में। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजिशंस हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि जो एक्सरे फोटॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं इन ट्रांजिशंस की वजह से, वो अगर एल एम एन शेल में से जंप करें के शेल में तो तब जो हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं के सीरीज एक्सरे, ठीक है, के सीरीज एक्स रेज। इसी तरह से स्टूडेंट्स एल सीरीज एक्सरेज भी होती हैं, ठीक है, एल सीरीज एक्सरेज भी होती हैं।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स रेज, ठीक है, जिसके अंदर एम और एन शेल से ट्रांजिशन होती है एल शेल में, और इसी तरह से एम सीरीज एक्स रेज भी होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांजिशन होती है एन शेल से एम शेल में। लेकिन सुनिए, जो एल सीरीज और एम सीरीज हैं, इसके अंदर बहुत लो एनर्जी एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं। तो सुनिए, जो फोटॉन्स हैं, जब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जनरेट होते हैं, तो ऐसे एक्सरेज को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास के सीरीज के एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें कहा जाता है के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। यानी कि अगर एल शेल में से सिर्फ ट्रांजिशन होगी के में, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एल शेल में से ट्रांजिशन हो रही है के शेल में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस प्रोसेस को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं कैरेक्टरिस्टिक के एक्सरेज कहलाती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने इनिशियल ट्रांजिशंस को स्टडी किया है और साथ ही देखा है कि इनिशियल ट्रांजिशंस की वजह से एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सरेज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, इनविजिबल होती हैं और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जब हो किसी रेडिएशन की वेवलेंथ की, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है स्पेक्ट्रम, यानी कि ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि हमें एक्स रेज की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है एक्स रे स्पेक्ट्रम। और सुन, जो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि उसके अंदर डिस्क्रीट लाइंस ना हो, यानी कि अलग अलग लाइंस उसके अंदर ना आए, बल्कि एक कॉन्टिन्यूड एक बैंड सा हमारे पास आए, तो ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो करती जाऊँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जो कि एक्सरेज से रिलेटेड ग्राफ है, जो कि मोलिब्डेनम के एलिमेंट को यूज़ करते हुए, टारगेट के तौर पे यूज़ करते हुए लिया गया है। और इस मोलिब्डेनम टारगेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए गए एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ बम्बार्ड करवाए गए? 35 किलो वोल्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मोलिब्डेनम टारगेट को यूज़ करते हुए जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनमें से दो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का, जैसे कि हम पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं, कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऐसी एक्सरेज होती हैं कि जो दो स्पेसिफिक शेल्स में ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, तो ऐसी एक्सरेज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास के अल्फा, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं। कि अल्फा के लिए हमारे पास एक डिस्क्रीट लाइन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि एक डिस्क्रीट लाइन है, यानी कि ये हमें शो करे कि एक स्पेसिफिक वेव लेंथ हमारे पास मौजूद है के अल्फा एक्सरेज के लिए, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास के बीटा एक्सरेज है, उनके लिए भी हमारे पास एक डिस्क्रीट लाइन मौजूद है इस ग्राफ में। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक वेव लेंथ की एक्सरेज, यानी कि के बीटा एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं इस मोलिब्डेनम टारगेट की वजह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस तो मौजूद हैं, डिस्क्रीट लाइंस के अल्फा के बीटा के लिए, लेकिन साथ ही हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सा स्पेक्ट्रम भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ब्रह्मस्ट्रहलंग कॉन्टिन्यूम, यानी कि ये वाला जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये है कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे हम इसे पॉइंट आउट भी कर देते हैं कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये है कॉन्टिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम को यहाँ पे मैं सिर्फ SPEC से शो कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है, ये एक इफेक्ट की वजह से आता है, और वो इफेक्ट कहलाता है ब्रह्मस्ट्रहलंग, जैसे कि इस डायग्राम में
लिखा हुआ है कि ये ब्रेमस्ट्राहलंग इफेक्ट की वजह से आता है, और ब्रेमस्ट्राहलंग का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है, ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस इफेक्ट को ब्रेमस्ट्राहलंग यानी कि ब्रेकिंग रेडिएशन इसलिए कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डीसेलरेशन या फिर उनकी मोशन में जो ब्रेक लग रही होती है उसकी वजह से ये रेडिएशंस हमारे सामने आती हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताते चलूँ कि जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम है ये क्यों हमारे पास डिफरेंट आता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट लाइंस क्यों नहीं आती कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वजह से। तो स्टूडेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सरेज तब आती हैं जब हमारे पास दो स्पेसिफिक शेल्स के दरमियान ट्रांजिशंस की वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं वो कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जबकि इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवाए जा रहे हैं एक टारगेट के ऊपर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है मोलिब्डेनम, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब मोलिब्डेनम के अंदर मौजूद एटम्स के न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजरेंगे तो उस न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है उसमें कमी आएगी, यानी कि उनकी मोशन में डीसेलरेशन आएगी, ठीक है। जब वो स्लो डाउन होंगे यानी कि उनकी मोशन में ब्रेक आएगा उसकी वजह से वो रेडिएशंस को एमिट आउट करेंगे, और वो जो रेडिएशंस एमिट आउट करेंगे वो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी, जो कि आप यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमारे पास दो केसेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हमारे पास ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर दे, ठीक है, जब वो डिसेलरेट हुआ है, ठीक है, तो जब वो अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर दे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपीयर होगी फोटोन की सूरत में जिसकी एनर्जी होगी HF, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी डीसोल्यूशन की वजह से हमारे पास फोटॉन्स एमिट आउट हुए हैं तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एक फोटोन की एनर्जी में जो कि HF यहाँ पे कहलाएगी, ठीक है। तो समझो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, ये एक्चुअली एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और जो यहाँ पे h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट को शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है c बाय लैम्डा के, जहाँ पे जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लैम्डा है ये वेवलेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। तो सुनिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिसोल्यूशन की वजह से जो हमारे पास फोटोन एमिट आउट होगा तो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन के तौर पे एमिट आउट होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर जो यहाँ पे लैम्डा है वेवलेंथ है वो हमारे पास स्मॉल है, शॉर्ट है, जिसको यहाँ पे मैं लैम्डा मिनिमम से शो कर रही हूँ। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी इस रेडिएशन की, तो उसको मैं यहाँ पे एफ मैक्सिमम से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दूसरा केस हमारे पास वो आता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी एनर्जी फौरन ही लूज ना करे बल्कि कुछ कोलिजन्स के बाद वो अपनी एनर्जी को लूज करे, तो इसके वजह से जो फोटॉन्स एमिट आउट होंगे वो स्मॉलर एनर्जी के होंगे, यानी कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर वेवलेंथ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास फोटॉन्स एमिट आउट होंगे, ठीक है, फोटॉन्स एमिट आउट होंगे वो स्मॉल f के होंगे, ठीक है, यानी कि उनकी जो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ वो एमिट आउट होंगे यानी कि जो हमारे पास एक्सरेज उनकी वजह से प्रोड्यूस होंगी वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी की होंगी, ठीक है। और इसी तरह से जो उनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू HF मिनिमम, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास HF मिनिमम के लिए जो वेवलेंथ होगी वो होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस को देख के हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों टाइप के फोटॉन्स को मिला के जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो फिर एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये सारी की सारी वेवलेंथ्स कवर हो रही हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाई वेवलेंथ्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, जो कि वो वेवलेंथ्स हैं जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही हैं जो कि फ़ौरन ही अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं कर देंगे बल्कि कुछ कोलिजन्स के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे फोटॉन्स की सूरत में। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ्स भी मौजूद हैं जो कि ऐसी एक्सरेज की वेवलेंथ्स हैं जो कि तब प्रोड्यूस होंगी कि जब इलेक्ट्रॉन सारी की सारी अपनी एनर्जी फ़ौरन ही लूज़ कर दे।
तो स्टूडेंट्स इस सब डिस्कशन के बाद हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है कॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम, ये किसकी वजह से आता है? ये आता है स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स की डीसेलरेशन की वजह से। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया है।